Hello, my dear students. Welcome to our classroom. This is Radha. I hope you are doing well. In this video, we are going to discuss Chapter 1 of Economics, Class 11th Commerce, Gujarat Board. The name of Chapter 1 is Economics and Introduction. So let's begin with the chapter. सबसे पहली बात जो आती है, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठते हैं तो हमें सबसे पहला सवाल तो ये आना चाहिए दिमाग में कि भाई इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है या क्यों इकोनॉमिक्स किसी ने डेवलप किया, क्या ज़रूरत पड़ गया इकोनॉमिक्स का। सो दी ओनली बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि अगर हमें ह्यूमन बींग्स को अलग अलग डोमेन्स में काम करना पड़ता है, कभी हम सोशल लाइफ में होते हैं, कभी पॉलिटिकल लाइफ में होते हैं और कभी हम इकोनॉमिक लाइफ में भी होते हैं, पैसे कमाने के भागदौड़ में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो या इंसान एक दूसरे से लड़े ना, इसलिए एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स बना दिया गया जिसके बेस पे सभी लोग काम करते हैं और उन्हीं के बेस पे सारे डिसीजंस निकाले जाते हैं। तो ये जो फिलॉसफी और ये जो साइंस एक तरीके से डेवलप हुआ, उसे उन्होंने नाम दिया है इकोनॉमिक्स। पहले के समय में इंसान जो थे, जब उनके बीच में डिफरेंसेस आते थे या कोई अनबन सी होती थी तो वो उसको एंड करते थे किसी फाइट से या बैटल से। बट अब जो है आज का जो इंसान है, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत हो गया है, तो इस वजह से इंसान अब लॉजिकली चीज़ों को रिजॉल्व करना शुरू किया है उसने, और लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, उसको भी वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है इन्हीं प्रिंसिपल्स के हेल्प से। तो इसके बाद जो इकोनॉमिक्स है हमारा, वो एज अ फिलॉसफी और एज अ साइंस ऑफ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी हर इंसान सिर्फ कैसे बिहेव करता है, पैसे कमाने के लिए बिहेव करता है, ऐसा इकोनॉमिक्स हमसे कहता है। आगे अगर हम देखें तो हमें इकोनॉमिक्स की बहुत सी मीनिंग बताई जाती है। अगर हम इस स्लाइड पे एक बार ध्यान देंगे तो हमें ये इकोनॉमिक्स का बताया गया है इंडियन थॉट के हिसाब से। हमारे इंडियंस जो फिलोसोफर्स थे, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स का हिंदी वर्ड जो है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है इंडियन थॉट में अगर हम बोलें उसको, तो ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थ का मीनिंग है बेनिफिट और पर्पस, और शास्त्र का मतलब है साइंस। तो इंसान जो है किसी न किसी काम के लिए या बेनिफिट के लिए ही काम करता है। तो साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र। और इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस, और ओइकोनोमोस के अंदर भी नोमोस का मीनिंग है आपका मैनेजमेंट और ओइको का मीनिंग है हाउस होल्ड्स। तो ओइकोनॉमिक्स का मीनिंग हो गया मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। अब इंडियन थॉट के हिसाब से हमारे 4 पुरुषार्थ हमें यहाँ पर बुक में बताए गए हैं। इन्हीं चारों के आसपास जो है हमारी ज़िंदगी रोटेट करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, ए मीन्स ड्यूटी। अर्थ का मीनिंग है पर्पस, कुछ ना कुछ कारण है हमारा। ड्यूटी मतलब कर्तव्य हिंदी में। फिर काम यानी कि डिज़ायर, इच्छाएं। और मोक्ष यानी कि लिबरेशन। ठीक है। अब इंडियन साइंस जो इंडियन इकोनॉमिक्स जब डेवलप हुआ, तो ये करने के लिए सबसे पहला जो नाम आता है वो है कौटिल्य का, जिनका दूसरा नाम था चाणक्य। इन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, और इस बुक के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक ऐसी साइंस बताया है एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वो बताते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी वेल्थ कैसे बनाएं, उसको कैसे यूज़ करें, उस सब के आसपास जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस घूमते रहता है। इसके बाद बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स के सारे ये जो पुरुषार्थ दिए हुए हैं, इनमें से इनके हिसाब से अर्थ के आसपास ही हमारी लाइफ ज़्यादातर घूमती रहती है, यानी किसी न किसी पर्पस के लिए हम दौड़ते रहते हैं। एक और बात इन्होंने कही कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम बेनिफिट के लिए करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये इन्हीं 4 में से किसी एक ड्यूटी में हमारी आती है कि हम अपनी वेल्थ को क्रिएट करें, बेनिफिट के लिए काम करें, ठीक है, पर्पस के लिए काम करें। कौटिल्य के हिसाब से इंसान का एक ही इंटेंशन है और वो है अर्थ यानी कि वेल्थ। अब अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं आपकी बुक में इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स पे व्यूज़ प्रेजेंट किए गए थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे,
उनका नाम था अरिस्टोटल। उन्होंने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिका, उसमें उन्होंने अपने सारे इकोनॉमिक्स को लेकर के व्यूज़ दिए थे। अब उस समय ये जो चीज़ें पहले से लिखी जाती हैं वो हमेशा ही सेम नहीं रहती, है ना। वो कभी आगे चल करके जैसे जैसे इंसान बदलेगा वैसे वैसे उनके प्रिंसिपल्स बदलते जाएंगे, उनके सिद्धांत बदलते जाएंगे। तो पहले से अब तक में सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आया वो था किसी इंडस्ट्री का बनना। अब इंडस्ट्री क्या होता है अगर ये पूछें तो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही काम एक ही वर्कर कर रहा होता है या ग्रुप ऑफ वर्कर्स कर रहे होते हैं, और वो सारे के सारे वर्कर्स उसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको बस वही काम करना आता है। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। अब जैसे इंडस्ट्री के अंदर सारे काम डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से इकोनॉमिक्स को भी जनरल फिलोसॉफी से अलग कर दिया गया, उसको फिर अलग साइंस की तरह पढ़ा जाने लगा। और इसको करने में सबसे बड़ा अगर हम हाथ बताएं किसका है तो वो है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ की डेफिनेशन के बाद से हमें इकोनॉमिक्स जो है वेस्ट में, इकोनॉमिक्स एक न्यू साइंस के तौर पे, इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पे इसको पढ़ा जाने लगा था। अब एडम स्मिथ के बारे में देखें तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है। बुक का नाम अच्छा खासा लंबा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी नेशन वेल्थ बनाता क्यों है और उनके नेचर को वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेचर इन द सेंस उनकी वेल्थ का भी नेचर क्या है ना, किस तरीके की वेल्थ वो लोग बनाते हैं। इस बुक का शॉर्ट में अगर हम नेम बताएं तो वो है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1776 में। इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस के तौर पे डेवलप किया था। इनकी डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखी है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जो भी हमारे पास वेल्थ है वो क्यों है और वो कैसी है, इसकी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो दी है अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक उन्होंने 1890 में लिखी थी। और उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी सारे काम करता है और जिन कामों में पैसे इन्वॉल्व हैं, कोई बेनिफिट इन्वॉल्व है, वो सारे काम जो हैं इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। फोर्थ डेफिनेशन जो दी है वो है लायनल रॉबिन्स के हिसाब से। उन्होंने भी अगेन एक बुक लिखी है, बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये उन्होंने लिखी 1931 में। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। लायनल रॉबिन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जोर डालते हैं किस बात पे कि हमारे रिसोर्सेज कम हैं और उनको हमें कैसे यूज़ करना है, उनके अलग अलग यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और उनको हम किस यूज़ में डालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास शुगर केन है, उस शुगर केन को प्रोसेस करके मैं अगर शुगर बना दूंगी उसका तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन यहीं अगर वो शुगर केन मैं यूं ही बेच दूंगी तो उसका उतना वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा जितना मुझे शुगर का मिलेगा। तो ये दो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं शुगर केन को या तो ऐसे यूज़ कर सकती हूँ या तो हम वैसे यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ ये डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो यही बात लायनल रॉबिन्स कहते हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसे इन कम चीज़ों के बीच में बदलता है और कैसे वो इंसान जो है एकदम दिमाग से इन कम रिसोर्सेज से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। रॉबिन्स जो हैं वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्म्स पे नहीं जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं पढ़ते कि हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमने क्या किया, कैसे हम बिहेव करते हैं ये ज़रूर पढ़ा जाता है, लेकिन हम कैसे हमें बिहेव करना चाहिए ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। हमें ये नहीं बताया जाता कि ये रूल्स हैं या ये आपके नॉर्म्स हैं, इसको आपको फॉलो करना है। इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल नहीं बताया जाता। इकोनॉमिक्स जस्ट इस बात पे रिवॉल्व करती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। नेक्स्ट जो है वो है पॉल सैमुएल्सन, और एकदम लास्ट वाली डेफिनेशन है पॉल सैमुएल्सन की डेफिनेशन उन्होंने एक बुक में दी हुई है, फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, और ये बुक उन्होंने लिखी है 1947 में। सैमुएल्सन बोलते हैं कि अब ये पूरी डेफिनेशन का मैं एक मीनिंग ही समझा देती हूँ कि कैसे पूरे लोग जो हैं और सोसाइटी चूज़ करते हैं, है ना, उनके जो भी रिसोर्सेज हैं, हो सकता है कि वो मनी का यूज़ करें और नहीं भी करें, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं
उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते थे, पर कैसे वो उनको चूज़ करते हैं कि उनसे क्या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बना सकते हैं वो, और साथ साथ में वो टाइम के साथ साथ वो कैसे अलग अलग कमोडिटीज़ उसमें से बनाते हैं और उनको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजम्पशन के लिए, यानी लोगों में बांटते हैं अभी या तो भले फ्यूचर में, जैसे भी उनकी इच्छा है, और सारे लोग जो हैं सोसाइटी में सबको वो चीज़ें मिलती हैं। इसका मतलब कि जो भी हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए, रिसोर्सेज किसी को दिए, तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट लगा और क्या बेनिफिट्स आए उन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए। वही वाला शुगर केन वाला पैटर्न ले लो, सपोज़ कर लो यहाँ पर आपका रिसोर्स है वो शुगर केन, आपने उसको इम्प्रूव किया शुगर केन से शुगर बना करके, तो आपको उसमें क्या खर्चा लगा और उसमें से आपको क्या क्या बेनिफिट मिले, ये सब कौन सा स्टडी करता है? पॉल सैमुएल्सन। सैमुएल्सन जो है वो स्कार्स रिसोर्सेज के चॉइस के बारे में भी बताते हैं और कॉस्ट और बेनिफिट इन दोनों में से क्या हमें मिलता है उसके बारे में भी वो बताते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस इन योर बुक, वो बताना है मुझे आपको। सबसे पहली डेफिनेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, वो एक्टिविटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रही है, इन रिटर्न शी और ही इज़ गेटिंग हिज सैलरी और हर सैलरी, तो यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक डॉक्टर जो है एक हॉस्पिटल में किसी मरीज़ का इलाज कर रहा है, किसी पेशेंट को चेक कर रहा है, तो वो उसको बदले में फ़ीस मिल रही है, दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड थिंग कम्स एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कि एक टीचर जो है, भले वो स्कूल में टीचर है, घर पे भी टीचर ही है मान लो, लेकिन घर पे एक मम्मा जो ऑलरेडी वहाँ पर टीचर ही हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, बच्चे से वो कोई चार्ज नहीं लेंगी, कोई फ़ीस नहीं लेंगी, कोई सैलरी नहीं लेंगी। तो ऐसे में वहाँ पर मम्मी जो काम कर रही हैं, भले वो सेम काम है बट वो काम के उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली एक डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में मरीज़ का चेकअप करने के बजाय वो किसी फैमिली मेम्बर का चेकअप कर रहा है, उसको मेडिसिन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। इसके दूसरे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई सोशल वर्कर जब किसी मुसीबत के समय लोगों की हेल्प करता है, बदले में वो कोई पैसे नहीं लेता, तो इस जो है आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ये हुआ कि आप इकोनॉमिकल स्टडी तो कर रहे हैं बट बहुत ही कम इंसानों की, इंडिविजुअल यूनिट्स की जब आप स्टडी करते हैं तो उसको हम टर्म देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। सिंपली अगर आप इकोनॉमिकल स्टडी कर रहे हैं छोटे एरिया में या कम लोगों की, तो आप क्या कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर, या आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ऐसे में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं और साथ साथ में मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल भी हम वहाँ पर देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल लोग जो हैं डिसीजंस कैसे लेते हैं, ये हम वहाँ पर चेक करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आप किसी मार्केट में गए, किसी प्रोडक्ट का प्राइस आप चेक कर रहे हैं, या आप उस भले पूरे मार्केट की आप डिमांड देख रहे हैं, सप्लाई देख रहे हैं, तो ये सब क्या आता है, किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इन सब के बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे कंट्री की चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप बड़े पैमाने पे स्टडी करते हैं, तो ये आपका एग्जांपल हुआ इसका पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर साथ साथ में आपके जितने भी नेशनल इनकम हो गए प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है आपकी कंट्री का, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की स्टडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। स्मॉलर लेवल पे जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे हम अपनी मनी को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे धीरे धीरे करके इरेडिकेट किया जाए, कैसे इनको हटाया जाए, वो सारी बातें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से सीख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक ग्राफ होता है जिसके बारे में आप प्रोबेबली जानते होंगे, 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा। ये वो ग्राफ है, मान लो इस वाले एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस वाले एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक यहाँ पर कुछ एक्स एक्सिस के नीचे यहाँ लिखा जाता है और एक यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। तो जो डिपेंडेंट है, जो इस दूसरे पे निर्भर करता है, वो डिपेंडेंट यहाँ बताया जाता है एक्स एक्सिस पे, और जो किसी पे निर्भर नहीं करता, अपने आप चलते जाता है, किसी पे कंट्रोल नहीं है,
कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस पे बताया जाता है। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स दें जो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है कि ईयर और रेन, किस साल में कितनी बारिश हुई। अब बारिश किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बारिश को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई ये नहीं बोल सकता है बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। बट यस, ईयर जो है वो भी हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर वो आने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर जो है आपका वो आप वाई एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, और जो आपकी रेनफॉल है वो आप वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं। हालांकि कंट्रोल में तो ईयर भी नहीं है, बट स्टिल हमें पता है कि अगले साल ये वाला साल आने वाला है, अगले साल कितनी बारिश आने वाली है वो हमें नहीं पता। नेक्स्ट कम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक्स बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नंबर्स के या बिना डेटा के वो एकदम अधूरा है। एक साइकिल है जिसके दो पहिए हैं अगर, तो एक पहिया जो है वो इकोनॉमिक्स है और दूसरा पहिया जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पर आप डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करेंगे, उसके कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं। जैसे पहला रिसोर्स दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम ESI शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट आपका जो, अगर आप वर्ल्ड की डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपका आएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के लिए हो गया WDP, और बाकी के दो जो हैं वो हमारे कंट्री के अपने हैं। एक और एग्जांपल इसमें अगर हम ऐड करना चाहें तो वो है सेंसस, जो हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है। लास्ट डेफिनेशन जो आपकी आती है वो है स्केल। स्केल अगेन जो अभी हमने ग्राफ का एग्जांपल देखा था, हर किसी पे यहाँ पर हम एक सर्टेन टेबल चलाते हैं, नंबर्स लिखते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 2 4 6 8 2 की टेबल चला ली, तो ये इस ग्राफ की जो स्केल है वो है 2 यूनिट्स, या जो भी आप जो भी इसमें ले रहे हैं वो आपके यूनिट्स कहलाते हैं। तो कोई भी डेटा को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेजर्स लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्केल। और ये नॉर्मली ग्राफ के जो राइट साइड होता है यहाँ पर, इसको बताया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमने स्केल लिया कितना। मूविंग ऑन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके टेक्स्ट बुक में वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन इकोनॉमिक्स। आप डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसके 3 मेन वेज हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव मैनर। डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम वर्ड्स का, फिर हमारे सेंटेंसेस का, इन सब का, पैराग्राफ्स का, इन सब का यूज़ करते हैं। मैंने अगर लिख करके बता दिया कि मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो इसका मतलब मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव। सेकेंड मेथड मेरा हो सकता है टेबल्स का। टेबल्स के अंदर हम एक सर्टेन ऐसी टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम दिखा देते हैं। और थर्ड जो सबसे इंटरेस्टिंग वे होता है वो है ग्राफ्स का। ग्राफ्स के अंदर हम 3 वेज से हम ग्राफ्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक तो है बार डायग्राम, सेकेंड है ग्रुप्ड बार डायग्राम, और थर्ड है पाई डायग्राम। इनको अगर हम एक बार पिक्चर्स में देख लें तो ये जो आपका है ये है बार ग्राफ, जिसमें हम एक सिंपल बार दिखा देते हैं। ये सिर्फ एक ही काइंड ऑफ, जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन दिखाया गया है, किसी साल में कितना प्रोडक्शन हुआ वो बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो भी एक ही चीज़ आप इस बार ग्राफ में दिखा सकते हैं। बट अगर मान लो आपको सेम डेटा है, प्रोडक्शन के साथ सेल्स भी दिखाना है, फिर साथ में आपको और भी परचेज और सेल सब दिखा देना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके का बार ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड बार डायग्राम। उसमें हम एक के साथ साथ और भी 2-3 चीज़ें यहाँ पर दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एक साथ साइमल्टेनियसली मेल, फीमेल और टोटल सारी डेटा बताई गई है कि किसी साल में कितने मेल, फीमेल और टोटली कितने जनों ने यहाँ पर एडमिशन लिया, या जो भी कुछ डेटा वहाँ का रहा होगा। लास्ट वाला जो है वो आपका पाई चार्ट। पाई का मीनिंग होता है सर्कल। किसी सर्कल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा को, तो वो आप उसे बोलेंगे पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के अंदर भी आपको एक टेबल में डेटा दिया रहता है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं सेंट्रल एंगल में। सेंट्रल एंगल करने के लिए आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री से। तो वो डिग्री का जो भी आपका आता है उसको आप यहाँ प्लॉट कर देते हैं और आपका पाई डायग्राम रेडी है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग साइंस दे दीजिए सबको और बता दीजिए कि ये जो इतना एरिया है ये इस पर्टिकुलर चीज़ का है, ताकि आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करवा सकें। सो ये 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स हैं जो आप कर सकते हैं, ग्राफ्स हैं सॉरी। मूविंग ऑन, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा।
स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया कि अगर मान लो किसी भी कंट्री में आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके बुक में 4 चीज़ें बताई गई हैं आपके स्टैटिस्टिक्स को कि क्यों स्टैटिस्टिक्स जो है वो ज़रूरी है। तो जो पहली चीज़ है इसमें सपोर्ट्स और कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल। सपोज कर लो मेरा एक स्कूल है और मैं बोल रही हूँ कि मेरे स्कूल में इस साल एडमिशन ज़्यादा हुआ, बट मेरी जो ये बात है, ये जो मेरा प्रिंसिपल है, इस बात को सपोर्ट कैसे करूँगी मैं, इस बात को मैं प्रूफ कैसे करूँगी? ऑब्वियसली नंबर बता करके कि मेरे स्कूल में इस समय 500 मोर एडमिशन्स मेरे स्कूल में आए, तो उस नंबर से मैं बता सकती हूँ कि हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरे स्कूल में ज़्यादा आए बच्चे। तो ये जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मैं चीज़ बोल रही हूँ, या मान लो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे स्कूल में हर साल बच्चे बढ़ते ही जाते हैं, जो एडमिशन हो रहा है वो इंक्रीज़ होते ही जा रहा है, तो ये मेरा जो प्रिंसिपल है ये मैं उन नंबर से बता सकती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का डेटा था और ये इस ईयर का डेटा है, और ये इस ईयर का डेटा जो है वो ज़्यादा है, इसलिए स्टैटिस्टिकल डेटा जो है कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर। Second thing is, it gives an idea about the changing trends of economic parameters. सिंपली किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ जो है लंबे समय के लिए नहीं टिकती है, उस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है और तभी कोई न्यू चीज़ जो है मार्केट में आ सकती है। तो आपके मार्केट के अंदर, आपके इकोनॉमी में जहाँ पर पैसे रिवॉल्व हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, वहाँ पर कभी कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चेंजेस आप कैसे जान पाएंगे? अगर आपके पास नंबर्स होंगे तो। अगर हम एक एग्जांपल लें इसका, सपोज़ कर लो जो कीपैड फ़ोन था, जो पहले आज से आई गेस 7 to 8 ईयर्स पहले ही कीपैड फ़ोन ज़्यादा चलते थे, अब जो है स्मार्टफोन ज़्यादा चलते हैं। तो ये ट्रेंड जो है एक तरीके से चेंज हो गया, और ये ट्रेंड चेंज हो गया ये हमें कैसे पता चलेगा? सिंपली जो बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं कीपैड फ़ोन के, वो अब कम हो चुके हैं, नंबर्स हमें बता रहे हैं, और जो स्मार्टफोन के जो कस्टमर्स हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस नंबर से हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड हमारी इकोनॉमी में कोई तो है जो चेंज हो रहा है। ठीक है। थर्ड वन इज़ टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ईजी। अगर हम बात करें हमारे कंट्री के नेशनल इनकम की, और हम सेम किसी और कंट्री का नेशनल इनकम कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा कंट्री ज़्यादा आगे डेवलप कर रहा है, कौन सा कंट्री जो है फुल स्पीड में डेवलप किए जा रहा है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं? उन दोनों कंट्रीज़ के नेशनल इनकम से, कि किस कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, और उस हिसाब से हम बता देंगे कि ये कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है सिंपली। तो हम किसी से भी कंपेयर बहुत इजीली कर सकते हैं। और लास्टली, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये अभी हमने 3 वेज प्रीवियस स्लाइड पे देखे थे। अगर आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं एकदम अच्छे तरीके से, तो उसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप डायग्राम में प्रेजेंट क्या करेंगे, आप टेबल में क्या प्रेजेंट करेंगे, आप अपने डिस्क्रिप्टिव मैनर के पैराग्राफ में क्या बताएंगे, तो इसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है? अब तक तो हमने ये जान लिया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, अलग अलग लोगों के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स डेवलप कैसे हुआ, इकोनॉमिक्स के अंदर के कुछ सारे टर्म्स हमने जाने, बट ये क्यों ज़रूरी है उसको एक बार अगर हम देखें तो फर्स्ट इसकी 2 मेन पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हर दिन का जो इंसान का बिहेवियर है उसको समझने के लिए उसके अंदर भी 2 सब पॉइंट्स हैं। पहला है इंटरनेशनल इवेंट्स को समझना, और दूसरा है हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझना। अगर हम बोलें कि आज से 100 साल पहले हमारे कंट्री में कैसा लोगों का बिहेवियर रहा होगा पैसों को लेकर के, तो वो हम कैसे जान सकते हैं? इसी इकोनॉमिक्स की मदद से जान सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग पैसों के पीछे इतने ज़्यादा नहीं भागते थे जितना आज भागते हैं, है ना। और दूसरा, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं आपकी कंट्री के बाहर की जितनी भी इवेंट्स हैं उन सबको आप यहाँ से इकोनॉमिक्स की हेल्प से आप स्टडी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बताएंगे कि किन्हीं 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है, और किसी एक कंट्री, जो उनमें से 2 कंट्री हैं उनमें से किसी एक कंट्री से कोई अच्छा खासा प्रोडक्ट है जो हमारे कंट्री में इंपोर्ट किया जाता है, तो अगर वहाँ पर वॉर चल रहा है तो उस वॉर का इफ़ेक्ट हमारे इंपोर्ट पे भी पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है।
तो पहला तो है डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स। अब ये किस प्रकार के डिसीजंस हैं? एक कस्टमर अगर मार्केट में जाता है तो वो क्या डिसीजन लेगा? वेदर आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट, है ना। अगर कोई मैनेजर किसी बैंक में काम कर रहा है तो वो क्या डिसीजन लेगा? दैट हाउ मच सैलरी इज़ टू बी गिवन, और हाउ शुड आई इंक्रीज माई बिजनेस, हाउ शुड आई वेलकम और इनवाइट न्यू पीपल इन माई बैंक टू इन्वेस्ट इन माई बैंक। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर सोच रहा होगा। तो ये इंडिविजुअल्स जो भी डिसीजंस लेते हैं ये अपनी इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख करके लेते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आपकी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ निकालती है उनको समझने के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स की समझ होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली जो आया है GST, नॉट रिसेंटली बट यह नई चीज़ है लोगों के लिए। तो ये समझने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई इसमें वो बोलना क्या चाह रहा है कि भाई सारी टैक्सेस हट गई और अब ये एक ही टैक्स चलेगी। लास्टली प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप बिजनेस में डिसीजंस कैसे लेंगे, यहाँ पर किसी प्रोफेशन में है तो आप कैसे वो डिसीजंस लेंगे ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, आपकी वेल्थ क्रिएशन एकदम मैक्सिमम हो। तो इस तरीके से आप अपने इकोनॉमिक्स के डिसीजन लेते हैं। थैंक यू फॉर listening me patiently. If you like this video, do share it with your friends or classmates, and do subscribe the channel. Thank you so much.